हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं मॉड्यूल 3 पर, नए मॉड्यूल के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। मॉड्यूल 3 थोड़ा लंबा जरूर है, बट अगर हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और आप इसको जल्दी क्लियर भी कर सकेंगे, क्योंकि इसमें कई बार देखा गया इसमें थोड़ा पासिंग पासिंग परसेंटेज डाउन रहता है, बिकॉज ये एक लंबा मॉड्यूल, लेंदी मॉड्यूल, बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं। तो एनीवे, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा साथ में क्वेश्चन राउंड भी होंगे, आपकी क्वेरीज भी क्लियर किए जाएंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं मॉड्यूल 3। सब मॉड्यूल 3.01 मीन्स इसका पहला सब मॉड्यूल है। ओके, सो इट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके सिलेबस को मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सिलेबस इलेक्ट्रॉन थ्योरी का है, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद इन द एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉड्यूल 4 में डिटेल डिस्क्रिप्शन हुआ है, बट यहां पर है तो यहां पर हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस वन 3.01। सो जनरल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। माइंडेड कि जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों चीजें हैं उसको हम बोलते हैं मैटर। एंड इज अ सब्सटेंस ऑफ विच फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? मास। यहां पर क्या आ गया? वॉल्यूम। तो ये बात बहुत क्लियर है कि मैटर में क्या होता है? मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ये कई बार पूछा जाता है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है उसमें? मास क्या होता है, वेट क्या होता है, क्या दोनों सेम है? नो, दोनों सेम नहीं है। क्यों? Mass and weight. The difference between mass and weight is the weight is determined by how much something or fixed mass is pulled by gravity. Mass pulled by gravity. हवा में मास है, बट ग्रेविटी अगर पुल कर रही है तब उसको बोलते हैं वेट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये कई बार इस चीज को पूछा भी गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पर ये दिखाया गया मास और ये दिखाया गया वेट। तो वेट को हमने कैसे दिखाया? अर्थ, अर्थ जो इसको पुल कर रही है। सो ये बात बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं वेट का रिलेशन मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके ही होगा। ओके, सो इसलिए हमने यहां बताया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है मास और वेट में। है बहुत छोटी चीज, लेकिन होता क्या है कि हम क्या, बोथ आर सेम, बट डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। अब आइए, कैटेगरी और स्टेट्स। हाउ मेनी कैटेगरी और स्टेट्स? देयर आर 4 कैटेगरी और स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। बट एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा स्टेट को केमिकल फॉर्म में नहीं लेते हैं। सो जब भी हम केमिकल टर्म में बात करेंगे तो ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? जो आपका पार्टिकल सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये आपका रिजिड होता है। लिक्विड क्या होता है? जिस कंटेनर में डाला था उसका शेप ले लेता है। गैस क्या होती है? गैस का नेचर एकदम अलग होता है, गैस का नेचर एकदम डिफरेंट होता है, उसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर और ये आसानी से फ्लो कर सकती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर द पर्पस ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर कंसीडर्ड। तो ये बहुत क्लियर, इस मॉड्यूल में अगर पूछा जाएगा तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूछा जाएगा। एटम्स किसमें क्लोजली पैक्ड है? एटम सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी? इट टेक द कंटेनर शेप। ओके, सॉलिड का अपना शेप होता है। अब एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस कैन नॉट बी रिड्यूस टू द सिंपलर फॉर्म। एलिमेंट क्या चीज होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस? आप बता सकते हैं क्या? अभी मैंने जनरली आपसे पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस? क्या डिफरेंस है इनमें? सो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और टू द सिंपलर फॉर्म बाई केमिकल मीन्स। इसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट के एग्जांपल है। बियॉन्ड दिस द पॉइंट ऑफ रिडक्शन द एलिमेंट सीजेस टू बी व्हाट इज इट। सो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट। अब आ जाइए कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। खाली ऑक्सीजन था तब तक क्या था? आपका मॉलिक्यूल था। अभी आपका H के साथ कंबाइन किया तो H2O बन गया। H2O क्या होता है? कंपाउंड होता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड एंड इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड
वन ऑक्सीजन एटम। ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर हमने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है और इसको बोलते हैं H2O। सो ये हो गया है कंपाउंड। H2O इज कॉल्ड एज कंपाउंड while ऑक्सीजन इज द मॉलिक्यूल। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज पूछी जाती है कि क्या भाई डिफरेंस बताइए आप लोग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या है, वो एटम है, मॉलिक्यूल है, क्या है। सो अगर डिफरेंस में आपका आता है कि ऑक्सीजन इज व्हाट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है और H2O एक कंपाउंड है। अब आ जाते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन एग्जिस्ट एंड स्टिल रिटेन इट्स आइडेंटिटी सच एज H2O इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। A molecule of the water is illustrated. Substance is composed of only one type of atom called element. तो आई होप कि इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है H2O क्या है, H2O आपका मॉलिक्यूल है, H2O आपका कंपाउंड है, तो ये डिस लेवल आपको पता हो जाना चाहिए और इतना ही इसमें पूछा जाता है। इसकी बियॉन्ड पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट basic building block of all matter. Atom composed of the 3 subatomic particle. एक एटम में क्या होता है, एक एटम में क्या क्या चीज हो सकती है। एक एटम में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। दैट इज कॉल्ड द एटम। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कैसे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑर्बिट रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। दीज आर द इमेजिनरी बिकॉज देयर आर द सम सर्टेन यू कैन से द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो बहुत क्लियर है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उससे आपका वो उस ऑर्बिट में घूमते हैं। सो द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो जैसा कि इसमें दिखाया गया डायग्राम में, ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, ऑर्बिट्स में रहेंगे। ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं। सो हालांकि ये चीजें क्लास 12 में पढ़ाई जाती है, इस मॉड्यूल में ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत सारी चीजें आप लोग उस टाइम की भूल गए हो या फिर उस टाइम आपने उसको कैसे पढ़ा है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पर इतना ही पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे सारे क्वेश्चंस जहां आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स में गलती करते हैं वो नहीं करेंगे एटलीस्ट। अब आते हैं, these 3 particles will determine the property of specific atoms. Elements are substance composed of specific atom with specific properties. Oxygen is example of this. तो ये आपका हो गया एटम के बारे में, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हमने बताई वेरी शॉर्ट में कि दोनों सब में डिफरेंस क्या क्या है, जितना आपको जानना है। अब आ जाइए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर also states that particle is makeup of the matter are always moving. Thermal expansion is considered to be the kinetic theory and explain why matter contract when it is cool and expand when it is hot with exception of water to ice. तो ये सब क्या होता है, this is called the why it happens, क्यों ऐसा होता है, this is called the kinetic theory of matter. अब आते हैं, at the center of the atom is the nucleus which contain proton and neutron. Protons are positively charged particle and neutrons are neutral. The neutron has approximately same mass as proton. ये कई बार पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है। दोनों का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जब भी आप प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, डिफरेंट होगा, वो भी बताया जाएगा आपको। अब आ जाइए, द थर्ड पार्टिकल ऑफ द एटम इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विथ वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। अब ये देखिए बात आ गई कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि ये बहुत, द प्रोटॉन मास इज अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कितने टाइम्स ग्रेटर होता है, तो 1837 टाइम ग्रेटर होता है। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिनको इसमें हम एक रिपीट ही कर रहे हैं, बट दूसरे फॉर्म में कर रहे हैं। अब आते हैं, प्रोटॉन वेट इज अप्रोक्सीमेटली 1845 टाइम्स एज मच ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां आ जाता है मास से वेट पर, देखिए डिफरेंस हो गया ना, of as an electron. The number of protons and neutrons
इन इट्स न्यूक्लियस डिटरमाइन ओवरऑल वेट ऑफ द एटम। कौन डिटरमाइन करता बताइए? ये देखिए क्वेश्चन बन गया आपका। ओवरऑल वेट ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The weight of electron not considered in determining the weight of the atom। यहां पर मिस्टेक होती है, कई लोग करते हैं, वो कहते हैं नहीं इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, आपने इलेक्ट्रॉन सुन लिया न्यूट्रॉन को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। वेट इसका किस पर डिटरमाइन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर। मैंने बताया ये शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन इतनी बेसिक चीजें थी जिसको आप शायद भूल गए होंगे। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। एटम इज द वन प्रोटॉन एंड आउटर सेल हैज वन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे सिंपल अगर आपको डिस्क्राइब करना है, कोई भी आप ले लीजिए, एक हाइड्रोजन उठा लीजिए, एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक सिंगल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, तो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन। ये देखिए इसका डायग्राम दिखाया हुआ है, सो इसमें आप समझ रहे हैं ये आपका दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिट जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑक्सीजन एटम at more complex level, the oxygen atom which has 8 electrons in 2 shells orbiting the nucleus with 8 protons and 8 neutrons। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी चीज में कितने आपके किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। When total positive charge of the proton in the nucleus is equal to the total negative charge of electron in the orbit around the nucleus, the atom is said to be the neutral charge। ओके, सो ये आपका हो गया एक, मैंने जो ऑक्सीजन का एटम बना के दिखाया यहाँ पर, ये देख लीजिए, दिस इज द ऑक्सीजन एटम जिसके बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। इसमें देखिए 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कहाँ पर है? आपके न्यूक्लियस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो इधर न्यूट्रल, क्योंकि आपका ऑल जितने भी आपके वो क्या है, जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में है, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टे इन एन ऑर्बिट। दिस पर्टिकुलरली क्वांटिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन लेवल थ्योरी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ चीजों को समझना होगा। अब वो चीज क्या समझनी होगी कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर सारे के सारे रह जाते तो फिर बात ही खत्म होती, ऑर्बिट नहीं होती। इसका एक सिंपल बहुत प्लेन फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला डिसाइड करता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहां से धीरे धीरे हमारा जो पोर्शन बढ़ेगा कंडक्टिविटी की तरफ बढ़ेगा, बताते हैं अभी आपको। बाय मोशन अलोन इलेक्ट्रॉन पोजेस द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इलेक्ट्रॉन पोजिशन इन ऑर्बिट डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी। मूवमेंट से काइनेटिक, पोजिशन से पोटेंशियल, पी फॉर पोटेंशियल खत्म। The total energy of electron is the main factor that determine the radius of electron orbit। Total energy determine करती है। अब आते हैं, electron of an atom will appear only certain definite energy level, that is called the shell। Spacing between the energy level such that when chemical properties of various elements are cataloged, it is convenient to group severally closely spaced permissible energy level together into the electron shell। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले की स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें आप देख रहे होंगे हर एक शेल का एक डिफरेंट एनर्जी लेवल था। अब यहां पर देखिए 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4। सो दे आर एट द डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन शेल एंड एनर्जी लेवल। The maximum number of electron that can be contained in any shell or any subshell is the same for all atoms and defined as the electron capacity। That's called the 2n square। एनर्जी लेवल फॉर एग्जांपल, जैसा कि सबसे पहले में देख लीजिए कि एनर्जी लेवल, शेल लेटर एंड इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। सो यहां पर देखिए एक 2n स्क्वायर लगाइए, n की जगह आप 1 रखिए तो कितना आएगा 2। इस शेल को k भी बोलते हैं। यहां से नंबर 1 शेल को k, नंबर 2 को l, नंबर 3 को m, n, o, p। तो यहां तक कि आपको पता रहना चाहिए इस चीज को। अब आ जाइए, सपोज कीजिए एनर्जी लेवल 2 है, फिर आपने 2n स्क्वायर लिखा, 2n स्क्वायर, n की जगह आपने 2 लिख दिया, 2 2 4, 4 2 8।
8 आ गया। इस तरीके से आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे वो बता सकते हैं। सो KLMN लाइक दिस वन, सबशेल की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, दैट इज द इन द डिफरेंट सबशेल, दैट इज द एनर्जी लेवल्स आर देयर। अब आते हैं इन दिस इक्वेशन, n रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल इन इक्वेशन, जो 2n स्क्वायर बताया आपको। द फर्स्ट शेल कैन ओनली कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स and one shell can only contain 8 electron. The third 18 and so on until we reach to the 7th shell for the heaviest atom, which is have the 6 energy level. That's why मैंने K से लेकर आप 6 तक के आपको देखना है, 1 to 6 तक के देखना है। अब आइए, because the innermost shell is the lowest energy level, the shell begins to fill up from cell closest to nucleus and fill outward as atomic number of the element increases। तो जैसा कि बताया था 2n स्क्वायर हर जगह लग रहा है, तो 2n स्क्वायर मतलब आप n ऑर्बिट, नंबर 1 n की जगह 1 रख दिया, कितना हो गया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, n की जगह 2 रख दिया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें कितने होंगे। और इसी तरीके 6 तक के आपको याद करना, 6 द हैवीएस्ट वन, वहां तक के आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पर। However, the energy level does not need to be completely filled before electron begin to fill next level. Periodic table of the element should be checked to determine element electron configuration. अब धीरे धीरे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, इसमें आप देखिए, अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Valence is a number of chemical bond of an atom can form. Valence electrons are electron that can participate in chemical bond with other. अब इसमें एक बहुत क्लियर चीज मैं आपको बता दूं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वहां के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे? ये एक बहुत छोटा एग्जांपल जो मैंने अभी अपने मतलब माइंड में बनाया था, इसको आपको डिफाइन कर रहा हूं। पी एंड एन, पी एक घर है, P फॉर पापा, पापा पॉजिटिवली चार्ज है, N मम्मी न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, बेटा तो पापा के अपोजिट थोड़ा थोड़ा ऐसा ही, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिवली चार्ज। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो घर से बहुत दूर चले गए, वो बच्चे हो गए फ्री, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो फ्री होंगे तो वही सारे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो अभी इससे आप समझ लीजिए कि आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन P फॉर पापा पॉजिटिवली चार्ज, थोड़ा गुस्से में पापा, एन मम्मा निगेटिव, नो चार्ज इज देयर, मम्मा हमेशा न्यूट्रल है, ठीक है चलने दो। और बच्चा है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? पहली ऑर्बिट घर में रहता है, दूसरी ऑर्बिट घर से थोड़ा, और लास्ट वाली ऑर्बिट कहाँ चले गए? सब फ्री हो गए, समझे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। इसीलिए कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन एनी बॉन्डिंग और एनी केमिकल रिएक्शन। H2O में, H2O आउटर मोस्ट ऑर्बिट में H के क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। O के कितने थे? 2 थे। अब वही बात हो गई, अगर दो लोग आपस में रिलेशन बनाएंगे तो दोनों बराबर पावरफुल होने चाहिए ना। तो H ने बोला अभी उसके पास 2 हैं, चलो हम डबल हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा मोटा हो गया, बस दोनों में कॉम्बिनेशन बन गया, H2O बन गया। इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को जो रिफाइंड, इसको बोलते हैं पापा मम्मी थ्योरी होगी। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी को थोड़ा हमने चेंज किया तो पापा मम्मी थ्योरी बोल दिया है। सो पीएन, ओके। सो अभी आपको समझ में आ गया हो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा समझ में आ गया होगा। सो वैलेंस इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ एन एटम कैन फॉर्म। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड with other atom. The number of electron in outermost shell of the atom is determining the factor of the valence electron. Therefore, electron contained in the shell are called the valence electron. Valence electron को free electron बोलते हैं। ये क्वेश्चन पर पूछा गया था, what are the free electrons are there in any atom? Outermost orbit, that is also known as a valence electron. Yes, that is the which take the participation in this one. Outermost orbit के किसी भी chemical reaction कुछ भी होना हो, bonding करनी तो भी, bonding का बहुत क्लियर बता दिया। अब H2O बन गया, HO तो नहीं बना ना, इसके पास एक था, उसके पास 2 थे, डबल थी। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। डिसलॉजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विल कॉज एटम टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, मैं बहुत क्लियर बता दूं। जिस टाइम में एटम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट में टूटता है या लूज करता है,
टूटता नहीं, लूज करता है, तो उस टाइम में वो चार्ज हो जाता है। अब कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। भाई जिसका पैसा हो तो लुटाएगा ना, तो धनी आदमी तो प्लस हो गया, बाकी जिसका नहीं है तो बेचारा किसी मांग के लाएगा तो क्या नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जिसके पास पैसा है वही लुटाएगा, वही लूज करेगा अपना करके, तो उसको बोलते हैं आप क्या, कैटायन। सो आयनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटम लूजेस और गेन द इलेक्ट्रॉन। इसमें कैट आयन और एन आयन बनता है। लूजेस और गेन मतलब जिस टाइम में आपका लूज कर रहा है, कौन कर रहा है, कैट, क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, पैसा है तभी तो बांट रहा था, तभी तो कर रहा। आपको उल्टा लग रहा हो, लूज कर रहा तो डाउन हो, ऐसा नहीं, ठीक है, गेन कर रहा कुछ नहीं है, ले लिया, निगेटिवली चार्ज थे तभी तो। सो अभी ये डिफरेंस है कैटायन एंड एनायन में। ये पूछा जाता कई बार, कर लेंगे आप लोग, ऐसी दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाइए, dislodging of the electron to form atom will cause atom to become the positively charged. The net positive charge of the atom is called positive ion or cation. अब आपको समझ में आएगा कैटायन क्या होता है। कैटायन मतलब हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, धनी है तो धन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ओके, बांट रहा, बट लूज करने से आयंस। An atom that has gained extra number of electron is negatively charged. That is called the negative anion. तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस थ्योरी से कि कैटायन और एनायन को कैसे बताएंगे। When atoms are neutral, the positively charged proton and the negatively charged electrons are equal in number. क्यों करते हैं ऐसा, जिससे कि उनके नंबरिंग इक्वल हो जाए। दैट्स वाई आप देखते होंगे कोई भी चीज होगी उस पर +3 या -2 ऐसे करके लिखा होता होगा, क्योंकि एटम को अल्टीमेटली न्यूट्रल रहना। ओके, सो दैट्स वाई व्हेन द मॉलिक्यूलर क्लस्टर ऑफ एन एटम अबाउट 10 मॉलिक्यूल्स बाउंड पोलराइजिंग फोर्सेस टू अ सिंगल चार्ज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, इसके आगे ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ में चीज आ रही है। आपसे पूछा कैटायन और एनायन के बारे में जाएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर वही बात आ गई। इसको मैं अगर आपको बताता हूं तो भी ठीक है, नहीं बताता तो भी चलेगा, बट मैं एक बार पढ़ देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड ड्रिफ्टिंग मिडवे बिटवीन टू न्यूक्लियाई। सम इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड, जो घर के पास रहेंगे उन पे मम्मी पापा का जोर रहेगा तो बच्चे बाउंड रहेंगे। दूर हो गए तो मम्मी पापा का जोर नहीं है, मतलब बाहर वाली ऑर्बिट में। So some electrons are more tightly bound of the nucleus of their atom, then other are positioned in shell or sphere close to the nucleus. तो पापा मम्मी का फोर्स चल रहा तो बाउंड है, दूर वाला नहीं है। While other are more loosely bound, orbit that greater distance from the nucleus. तो न्यूक्लियस हो गया घर, पापा मम्मी रहते हैं, बाहर वाली ऑर्बिट हो गई तो लूजली बाउंड होते हैं। आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर वही बात आ रही है, मैंने एक थ्योरी समझाई उससे आपको पूरा समझा रहा हूँ, बट ये कंटेंट है, आपको पढ़ने को मिलेगा, आप इधर उधर की बुक्स उठाएंगे उसके साथ मिल जाएगा। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे कैन इजिली डिसलॉज फ्रॉम पॉजिटिव अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। अब इसमें थ्योरी थोड़ी सी अलग कर दें तो और अच्छे समझ में आएगी। अब क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसने भाई अब तो रिलेशन बना सकता है किसी से ना। सो इट कैन इजिली डिसलॉज फ्रॉम पॉजिटिव अट्रैक्शन। पॉजिटिव अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव अट्रैक्शन का होटल भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, तो इस तरीके से इजिली वहां से निकल सकता है या निकल जाता है, ठीक है। सो वंस फ्री फ्रॉम एटम द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फ्रॉम एटम टू एटम। अब जब फ्री हो तो कहीं भागते रहो, एक एटम से दूसरे एटम दूसरे तीसरे, बिकमिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमनली कॉल्ड करंट। अब क्या, जब भागो तो क्या होगा, करंट आएगा ना, करंट आ गया, ठीक है, बाकी जो बैठे उनमें करंट आएगा ही नहीं। इसलिए अभी यहां से इलेक्ट्रिसिटी में हम एंटर कर रहे हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही कंडक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, वो इंसुलेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि आपको और भी चीजें हैं जो सेमीकंडक्टर का है। सो हाँ, electron movement. The valence of an electron determine the ability of gain or lose the electron, which ultimately determine the chemical and electrical properties of atom. And these property categorize conductor, semiconductor or insulator depending on the ability of the material to produce free electrons. अब आ जाइए, when material has large number of free electron, greater current can be conducted. अब हर एक चीज तो आप इलेक्ट्रिक वायर में क्यों आप लगाते हैं एल्युमिनियम कॉपर,
क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। अब आ जाइए, गोल्ड क्यों नहीं, गोल्ड बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, गोल्ड के वायर बना दो तो बिक जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए गोल्ड के नहीं बनाते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बना, ऑप्टिमम देखते हैं, ऑप्टिमम देखते हैं, जिस इसलिए आपको दिखाई देता है ज्यादातर कॉपर एंड एल्यूमिनियम इसके वायरिंग्स की जाती है। सो दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब आ जाइए कंडक्टर्स। एलिमेंट सच एज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर possess many free electron and make good conductors। देखिए जितना फ्रीडम है उतना भाग रहा है, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। The atom which have the atom in these material have few loosely bound electron in their outermost orbit। So आप देख रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे इसमें तो ये देखिए एनर्जी गैप, ओके, सो एनर्जी गैप होता ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। Conductors, energy in form of heat can cause these electrons in the outer orbit to break loose and drift throughout the material। जब गर्मी लगे तभी तो भागोगे ना, हाँ तभी तो भागोगे, तो इसलिए ऐसा होता है। कॉपर एंड सिल्वर, देखिए कॉपर और सिल्वर का एग्जांपल दिखाया हुआ है। कॉपर और सिल्वर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। लेकिन इंटरेस्टिंगली कॉपर को सीयू बोलते हैं और सिल्वर को एजी बोलते हैं, ऐसा ही क्यों नहीं बोलते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आएगा आपके, बट इस यहाँ इस चीज को बताना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस से आउट है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपर को सीयू बोलते हैं बट हमने सिल्वर को एजी बोल दिया, क्यों सिल्वर को ऐसा ही क्यों नहीं बोला, क्यों ऐसा कर दिया, कोई लैंग्वेज रही होगी ना उनके यहाँ पर, ऐसा बोलते होंगे तो इसलिए ऐसा चल रहा। ऐसे आप आयरन को एफ बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं, कुछ बात रही होगी। एनीवे सिलेबस से बाहर है, थोड़ा डिस्कस कर लिया। एट रूम टेम्परेचर पीस ऑफ सिल्वर वायर हैव बिलियन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक पूरा का पूरा वायर में बिलियन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टर। अब आ जाइए इंसुलेटर। दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट वेरी वेल और नॉट एट ऑल, क्योंकि इसका फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज्यादा होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, मॉड्यूल 4 में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी जितना पढ़ा बता रहा हूं क्योंकि इसमें आया है, टॉपिक है, दैट्स व्हाई आवर डिस्कशन इज देयर। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द इंसुलेटर, देयर फर्मी एनर्जी लेवल इज वेरी हाई। द गुड एग्जांपल्स आर द प्लास्टिक, ग्लास, सिरेमिक। बट एक चीज और है, ऐसा नहीं है इसको कंडक्ट कराया जा सकता, लेकिन ये क्या करेंगे, ये बर्न हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये यूज के काबिल नहीं रहेंगे। तो कई बार जिस टाइम में वायर जलते हैं तो ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन करंट कंडक्ट नहीं करते। इंसुलेट करने का मतलब क्या, उसको प्रोटेक्शन देना ना, तो क्यों कंडक्ट करेगा। इंसुलेटर, अंडर नॉर्मल कंडीशन एटम इन दिस मटेरियल डू नॉट प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन। द absence ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट कंडक्ट थ्रू दिस मटेरियल, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब only when material are extremely strong electric field there will outer electron dislodged and this action is called breakdown, usually cause physical damage to the insulator। तो इसमें एक डायग्राम दिखा हुआ, उसमें आपने जो इंसुलेटर डिस्क है जो बड़ी बड़ी ओवरहेड लाइंस पे लगी रहती है वो डैमेज दिखाई गई है, बिकॉज ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ये डैमेज हो जाएंगे। अब आइए सेमीकंडक्टर्स पे, मैंने बताया था ये मॉड्यूल 4 का पार्ट है, थोड़ा सा बता रहा हूँ केवल 2 स्लाइड में, क्योंकि ये मॉड्यूल 4 में डिटेल में बताया गया है, ठीक है, और यहां पर इतना ही पढ़ना है इसमें। द मटेरियल हैव फॉल इन दिस वन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था सेमीकंडक्टर में, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो इसलिए बेसिक लेवल में पूछा था शुरू में। इन दैट दे हैव नॉट गुड एट द कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। SiNG ये नॉर्मली तो नहीं होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके लिबरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी लेवल जो फर्मी लेवल है वो है तो बट कम है, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड। तो ये पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड होते हैं, इस लेवल पर पूछा जाता है कौन से बॉन्ड होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ तक के जो हमारा डिस्कशन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, तो अब तक के जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप अपने दिमाग में रखिए। मैंने फिर कहा था कि इसको आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। फर्दर जितने भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो यहीं से क्लियर होगा,
तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज माय एडवाइस टू यू एज अ यू कैन से टीचर। ओके, तो आप देखते रहिए। बाय बाय।